कुशीनगर में जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई शिक्षा है उसका क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को शिक्षित किया जा रहा है और आने वाले समय में कह सकते हैं कि वर्तमान के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब जो अगले मेहमान हैं हमारे मंच पर, उनको बुलाना चाहूँगी। यहाँ के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के.पी. गोंड को मैं आमंत्रित करूँगी मंच पर और चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज ये ज़िले और इकोनॉमी दोनों के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है और किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरे मेडिकल कॉलेज को चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे कॉलेज में अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया हूं, मात्र 22 को मैंने ज्वाइन किया था और इसी बीच ये अच्छा प्रोग्राम इतना लगा कि इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद सर। धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। रही बात कुशीनगर जी जो कह रही है मेडिकल कॉलेज और इकोनॉमिक, दो चीज़ें आपने पूछा मुझसे ना? जी सर। पहले स्वास्थ्य और इकोनॉमी दोनों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है। पहले हमारे यहाँ, मैं कुशीनगर जिला का ही रहने वाला हूँ, पहले मेरे यहाँ केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था, वो 100 बेड का होता था हॉस्पिटल। अब जब से मेडिकल कॉलेज हुआ है तब से 436 बेड हो गया मेरे यहाँ, 436 बेड हो गए हैं। तालियां बजा दीजिए ज़रा एक बार जोरदार। तो इससे बहुत ज़्यादा एक तरह से सीधे चौगुना डेवलपमेंट हुआ। हमारे पहले जो पेशेंट जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे, इवन हमारे बिहार से भी जुड़ा हुआ बॉर्डर है हमारा, सारे पेशेंट जो आते थे वो बाहर जाते थे, अब मेरे यहाँ रुकने लगे हैं। हमारे यहाँ दोनों चीज़ के डेवलपमेंट एक तरह से हुआ। एक तो मेडिकल कॉलेज बना, बेड की संख्या बढ़ी और सारी सुविधाएं मेडिकल की जितनी चीज़ें वो बढ़ी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक के रूप से अगर देख रही हैं तो किसी भी जगह पे, चाहे जिला की हो या कहीं भी, कोई भी नया जब प्रोजेक्ट लगता है तो उसके आसपास वहाँ के सारे चीज़ों का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से डेवलपमेंट होता है दोनों तरह से। चूँकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारे वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं वो मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी ज़िले से करें। जो बाहर से आता है वो अलग चीज़ हो गया, भाई हमारी मजबूरी होती है, लेकिन मैक्सिमम वहाँ से करते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ के आसपास जो व्यापारी वर्ग है वो लोग भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों तरह से बेनिफिट होता है, एक तो चिकित्सा का भी, ऊपर से इकोनॉमी का भी। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा आबादी है, युवा आबादी बड़ी है। वहीं केरल एक छोटा राज्य है, लेकिन केरल में मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या को देखें और जब हम यूपी में देखते हैं तो सर ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। केरल एक छोटा राज्य है और केरल में सबसे ज़्यादा जो अभी तक आपने देखा होगा, इंडिया का सबसे क्या कहा जाए, एजुकेशन में टॉप मोस्ट पे है। अब हमारे यहाँ भी तो योगी जी का जो मिशन है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज बना है। तो इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट हमारे यहाँ भी हो जाएगा। आने वाले समय में लगभग हम लोग बराबरी कर लेंगे, तो इसलिए ज़मीन आसमान का अंतर बहुत कम समय में ख़त्म हो जाएगा। सर, एक समय था जब कुशीनगर में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे थीं। आप तो यहीं के, आपने बताया, आप खुद यहाँ के जाने माने डॉक्टर हैं। सर, ज़मीनी हकीकत समझते हैं, मेडिकल कॉलेज में क्वालिटी शिक्षा किस तरीके से अब आप सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पहले इस तरह से था भगवान के भरोसे, और मुझे लग रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य बना, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी दुर्व्यवस्था हमारे मेडिकल कॉलेज में था और जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उस सारी चीज़ों को जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितनी चीज़ें हमारी, जो चीज़ें मिलेंगी एनएमसी के थ्रू, वो सारी चीज़ों को मैं फॉलो करूं और मेरे जितने पेशेंट हैं वो सारे सिस्टम को जो लाभ उठाएं और उनको किसी भी तरह से यहाँ से रेफ़र करने की कोशिश ना करें। हम यहीं पे सारे ट्रीटमेंट करें और उनको प्रोवाइड करें, जिससे वो खुश होकर जाएं और हमारे कॉलेज का नाम लें, मेरा नाम लें, हमारे ज़िले का नाम लें। सर, मेडिकल फील्ड ऐसी जगह है जहाँ पर स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर स्किल को लेकर कितना काम हो रहा है? देखिए, हमारे स्टूडेंट हैं, पिछले 2 साल से 2 बैच आ चुका है, तीसरा बैच आ रहा है। हर बैच में 100 स्टूडेंट हैं, थर्ड बैच आने वाला है। जो भी बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो थोड़ा बेसिक चीज़ें हम लोग को बताई जाती है। थर्ड ईयर से स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें हमारे यहाँ डमी जैसे वो होता है, उसमें बताया जा रहा है। अब जैसे थर्ड ईयर में स्टूडेंट हमारे पहुँचेंगे, हमारे यहाँ लैब है उसके लिए,
और उसमें पूरी तरह से बच्चों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उस पर हम लोग एक तरह से प्रैक्टिकली दिखा के कराएंगे। उसके साथ साथ वही चीज़ें सेम हम जो है अपने पेशेंट बेड साइड पे जाके ये सब चीज़ करेंगे, जिससे हमारे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट होगा और वो आगे बढ़ेंगे और पूरे फिर जनपद का नाम रोशन करेंगे। सर, कुशीनगर के पास अब अपना मेडिकल कॉलेज है, तो जाहिर है उम्मीद भी अब बढ़ गई है। पहले शिकायत रहती थी कि लंबा इंतज़ार करना पड़ता था रेफरल को लेकर, अब ये दिक्कत कितनी कम हुई है? नहीं, इसको काफ़ी हम लोगों ने कम किया है और मेरा भी प्लान है कि जितने हमारे जो है जैसे एकेडमिक के पर्पज़ से, एकेडमिक में दोनों चीज़ें होती हैं, जो जितने क्लिनिकल ब्रांच है उसके डॉक्टर को मैं किसी भी तरह से यहाँ पे जितनी कमी है उसको पूरा करूँगा, और जब पूरा होगा तो हमारे जितने पेशेंट हैं वो कभी रेफ़र नहीं होंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें सब यहीं पे हम लोग करेंगे। तो मैक्सिमम हम लोग का प्लान यही है, हम लोग पूरी टीम एक काम कर रही है इस पर। जब से मैं ज्वाइन किया हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से इस व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर लें ताकि फ्यूचर में किसी तरह से ये बातें ना आए, न शिकायत आए। तो उस इमरजेंसी सेवाओं को लेकर, उसे बेहतर बनाने को लेकर हाल ही में क्या काम हुए हैं? देखिए, इमरजेंसी हमारी पहले पुरानी बिल्डिंग में थी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। अब हमारे पास नई बिल्डिंग आ गई है और उसमें बहुत अच्छा हम लोग को स्पेस मिल गया है। हमारे सारे डॉक्टर इमरजेंसी सेवा, इस समय हर बेड पे इमरजेंसी के पास ऑक्सीजन की सुविधा, हमारे डॉक्टर की सुविधा, नर्सेज की सुविधा, आप 24 आवर में कभी भी आप जाके देख सकती हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो पहले से तो बहुत बेटर हो गया है। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि वहीं पे हम ट्रीटमेंट करके फिर वार्ड में भेजें और ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। सर, क्या मेडिकल शिक्षा में एआई, डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन जैसे जो विषय हैं उनको शामिल किया जा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट की तो है, ये पॉलिसी तो है, अभी हमारे यहाँ आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ज़रूर होगा, जिससे हमारे न्यू जनरेशन जो है, जेएनजी जो है और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी मज़ा आएगा, पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे। इसको इन्जॉय का सेंस ये है कि पढ़ाई ये ऐसी चीज़ है कि केवल हम किताबी रट्टा करें तो उससे काम नहीं चलने वाला है। हम उसको समझें, उसको इम्प्लाई कराएं और उसमें इंजॉय करें तो फिर मज़ा आता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चीज़ होगी, एआई रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो इससे बच्चे हमारे सीखेंगे और उनके जो है और विकास होगा। सर, इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो गांव हैं वो स्वस्थ रहें। जो आपके कॉलेज में छात्र डॉक्टर बन रहे हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सेवा भाव उनके मन में रहे, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद सभी के पास बड़े शहर या विदेशों में जाने का मौका रहता है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, डॉक्टर तो बनाए जाते हैं सेवा भाव के लिए, सभी लोगों ने पूरी एक तरह से सबके दिमाग में ये तो डॉक्टर का मतलब उसके अंदर सेवा का होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। तो इसमें जो बच्चों का जो आप कहें कि पढ़ने के बाद जो विदेश चले जाते हैं या यहाँ से शहर की तरफ भागते हैं, अब गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी आ गई है कि कम से कम जो भी स्टूडेंट जहाँ का भी है वो 2 ईयर कम गांव में जो है सर्विस दे। और जब 2 ईयर सर्विस देती है तो उस समय गवर्नमेंट ने उसके लिए इतना सुविधा दिया है कि वो कहीं से पलायन न करे। और जनरली आप जानती हैं, साल भर 2 साल कहीं रह लेता आदमी तो सोचता है कि यार यहीं मैं बस जाऊँ। तो डॉक्टर का अक्सर ऐसा होता है, जहाँ रहता है वहाँ रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है, पलायन से इसे रोका जा सकता है। लेकिन सर, आपको लगता है क्या वजह क्या है, पलायन क्यों होता है, आखिर क्यों भाग जाते हैं बच्चे बाहर? इसकी जो बड़ी वजह है वो क्या नज़र आती है? नहीं, पलायन का तो वजह यही है कि देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो अपनी बता रहा हूँ कि कमी होती है, डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है, इसके साथ कहीं कुछ इस तरह से नहीं होता है। तो अगर हम उसको 2 चीज़ें, एक तो सुरक्षा की और दूसरा जो उसकी जो ज़रूरत है, जैसे सैलरी की बातें करें, अगर हम उसको बढ़ा के दें, सुरक्षा दें, तो दोनों जब रूप मिल जाएगा उसको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर क्यों जाता है आदमी? हमारे यहाँ से अगर छोटे वर्कर की बात करें तो वो बाहर विदेश क्यों कमाने जाता है? इसीलिए कि हमें दोनों चीज़ें मिल रही है, वहाँ पैसा भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है और हमें सुरक्षा भी मिल रहा है। तो अगर सेम यहीं पे हमारे पास मिलने लगेगा तो डॉक्टर क्यों पलायन करेगा? अगले सवाल पर आ जाती हूँ कि मेडिकल छात्रों के मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या करें, क्योंकि वो भी बेहद ज़रूरी है कि मेंटली स्ट्रांग रहेंगे डॉक्टर्स तभी अपने पेशेंट्स का भी इलाज कर पाएंगे। क्या इसके लिए भी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए मेरा ये प्लान है कि, या मेरा अपना सोच जो है कि मेडिकल स्टूडेंट को हम इतना हेल्दी इन्वायरमेंट दें कि उसके दिमाग में किसी तरह से निगेटिविटी आए ही ना।
जनरली क्या होता है, किसी भी कॉलेज में पहले जब रैगिंग होता था तो उससे स्ट्रेस में होते थे बच्चे, या कोई कुछ कह दिया जो वो संभाल नहीं पाते थे। अब ये कंडीशन है कि रैगिंग बिल्कुल बंद है। रही बात जो थोड़ी सी स्ट्रेस की या मेंटल डेवलपमेंट की, तो हम लोगों ने पूरा अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं। जब से मैं ज्वाइन किया, मैंने बच्चों का एक तरह से जब मीटिंग की हमने मिला, अपने खुद बताया, तो मैंने ये बोला बच्चों से कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं 24 आवर। आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी तरह से स्ट्रेस मत लें। तो हमारा ये कहना है कि जब हम हेल्दी माहौल देंगे तो उसको स्ट्रेस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक मेंटल डेवलपमेंट की बात है, हमारे सीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, चाहे हम लोग, सारे लोग उसके साथ रहेंगे और उसको जब बताएंगे सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत है, जब पूरी होगी तो वैसे भी मेंटल डेवलपमेंट होगा। सर, यूपी के अगर मेडिकल शिक्षा की बात करें तो उसमें पहले से कितना सुधार हुआ है और अभी और कितना कुछ जो सुधार है वो होने की गुंजाइश है? देखिए, मेडिकल में सुधार तो हुआ है। पहले हमारे पुरानी बिल्डिंग में होती थी, वहाँ पे कम स्पेस था। अब पूरी नई बिल्डिंग में सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। ओपीडी आज अगर देखना चाहें तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास 250 से 300 ओपीडी होता है। 5 बजे तक हमारे न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से ओपीडी की संख्या बहुत बढ़ी है और मैक्सिमम जब ठीक हो रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। इसी तरह से एडमिशन की भी है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, उसी तरह से मेरे यहाँ एक क्रिटिकल केयर भी खुल रहा है। और फिर नर्सिंग के लिए कॉलेज की भी बात हो रही है। बिल्डिंग बन के तैयार है। आने वाले समय बहुत जल्दी इसको भी हम लोग डेवलप करेंगे, इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, जिससे हमारा मेडिकल फील्ड और आगे बढ़ेगा और हमारे जितने पेशेंट हैं हमारे ज़िले के आसपास, उनको बेनिफिट मिलेगा और उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। सर, यूपी में कितनी गुंजाइश नज़र आ रही है मेडिकल शिक्षा को लेकर? आपने कभी यहाँ की बात करी, मैं यूपी की बात कर रही हूँ कि और कितनी अभी आने वाले समय में गुंजाइश दिखाई देती है? अभी बहुत गुंजाइश है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा प्रदेश में जो देख रही हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में जब मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो गुंजाइश तो है ही है और सबको डेवलप कर रहे हैं और सब पे जितना फोकस कर रहे हैं उतना तो मुझे लग रहा है कोई गवर्नमेंट नहीं की थी। तो इस हिसाब से तो उन्होंने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में तो मेडिकल फील्ड और आगे बढ़ने वाला है। तो इसकी तो गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। सर, एक बड़ी दिक्कत है इमरजेंसी वार्ड में भ्रष्टाचार की। शिकायतें आती हैं, कई वार्ड बॉय जो है वो पैसे भी लेते हैं बेड दिलाने को लेकर। कई ज़िलों में ऐसी शिकायतें आती हैं, ये बड़ा खतरा भी है। अब आपके यहाँ इस तरीके की शिकायतें ना आए, इसको लेकर क्या उपाय है? देखिए, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। जब तक मैं ज्वाइन नहीं किया था तब तक ये सब चीज़ें थी। वहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार था या कहें तो दुर्व्यवस्था थी। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, मैं पर्सनली इमरजेंसी वार्ड क्या सारे जनरल वार्ड में, NICU में, PICU में और जितने वार्ड हैं, डायलिसिस मशीन पे है या सर्जरी का कहिए, सब में मैं जाके देखा और सब जगह जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें थी इसको मैं ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास किया। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। अब क्या कहें, हम अपनी बात खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके नज़रों में ये होगा कि मैंने अनाउंस करवाना शुरू कर दिया है। हमारे गार्ड 24 आवर माइक लेकर बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी किसी भी तरह से किसी को भी, जो हमारे स्टाफ हैं, उनको पैसा ना दें। अगर कोई इस पे पैसे के लिए डिमांड करता है तो तुरंत सूचित करें। और मेरा ये पूरा एक प्लान है, मैंने ये कर रखा है। मैंने भी अपने तरफ से आते ही सबसे पहले इसी पे काम किया। मैंने नोटिस निकाली, पहले मीटिंग ली, मीटिंग में मैंने सबको बताया, फिर एक नोटिस निकाल के दिया कि किसी भी कर्मचारी को अगर हमारे पेशेंट से किसी ने भी डिमांड किया पैसे को लेके, जो लीगल है उसका तो रसीद कटेगा। इसके अलावा किसी ने कोई पैसे की डिमांड की तो उसको मैं उस पर किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दे सकता हूँ। मैं एक्शन लूँगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वार्निंग नहीं दूंगा, मैं सीधे के सीधे एक्शन पे काम कर रहा हूँ और करूँगा, जिससे काफ़ी हद तक इसको रोका गया है और अभी चल रहा है, रुका हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक और है कि मैं अक्सर, जब से मैं अभी 1 हफ्ता हुआ, लेकिन मैं 2-3 बार नाइट में राउंड किया हूँ इसी बिचौलिए और पैसे के लिए, कि ताकि कोई किसी तरह से कोई वो ना करे। मैं खुद पूछ रहा था अटेंडेंस से कि भैया आप लोग बताइए किसी तरह से कोई डिमांड तो नहीं किया है? तो आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं सर, मुझसे कोई डिमांड नहीं किया, किसी ने पैसे की मांग नहीं की है। सर, मेडिकल कॉलेज अभी नया है, मात्र 3 साल ही हुए हैं। अब नर्सिंग कोर्सेज भी यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। अब ये ज़िले की बच्चियों के लिए
कितना बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद सोच सकते हैं। हमारी बच्चियां यहाँ के जितने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, इवन हमारे जानने वाले करीब 20-25 ऐसे लड़के हैं जो बाहर जाके लखनऊ या दिल्ली, इवन जो है काफ़ी दूर, जितना दूर मतलब जहाँ पे एडमिशन होता है जाके पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ मेरे यहाँ मेडिकल जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ खुल जाएगा तो हमारे पूरे कुशीनगर की जनता के लिए हमारे पूरे एक तरह से बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो बाहर ना जाके यहाँ पढ़ेंगे और हमारे एक तरह से कुशीनगर का भी नाम होगा। सर, मेडिकल कॉलेजों में दाखिला बड़ा मुश्किल और खर्चीला भी होता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज होते तो सस्ते हैं, लेकिन शिकायतें वहाँ पर रहती है कि इक्विपमेंट्स नहीं होते और जो एडवांस मशीनें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं। ये तो बात बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जब पढ़ता था तब भी ये बात थी, लेकिन इस समय के सिनेरियो अलग है। ये दोनों का गैप मैं समझ रहा हूँ। हमारे योगी जी ने बहुत इस पर अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने हर तरह से मेडिकल कॉलेज को डेवलप करने के लिए, सारे इक्विपमेंट देने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। पहले हमारे यहाँ बताया अभी है ना कि शुरुआत में जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था तो केवल 10 डायलिसिस थी हमारे यहाँ, 20 हुई, अब 40 हो गया। इसी तरह से पहले एक्सरे केवल होता था, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया। आपको बहुत जल्दी खबर मिलेगी कि एमआरआई भी मेरे यहाँ आ गया है। तो इस तरह से सारी सुविधाएं जब हमारे यहाँ हो जाएगी तो बच्चे जो है सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, हमारे जनता को भी बेनिफिट होगी। हम यहाँ की जनता को इतना बेनिफिट होगा कि जो बाहर जाते थे, जो पैसा ज़्यादा लगाते थे, पैसे से भी बचत होगी और यहीं पे सारी सुविधा उनको मिल जाएगी, तो बहुत खुश होंगे। सर, आप हमारे ट्रिलियन ट्रैकर के मंच पर हैं और अभी तक हमने बात जवाबदेही की आपसे। आप इस मंच से कुशीनगर की जनता से क्या कहना चाहेंगे या क्या वादा करना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो अभी सब बातें बता ही दिया, लेकिन मैंने वादा जो करने की बात है कि मैं जब से ज्वाइन किया हूँ कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। उस चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है और कुशीनगर की जनता से मैं यही अपील करूंगा और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेरा सहयोग करें। मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज को एक तरह से नया आयाम दूंगा, जिससे आप लोग देख के गर्व महसूस करेंगे। सर, आपके बारे में जब हमने रिसर्च की तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब को हम रात 12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं। इतनी सुलभता आपके छात्रों में भी हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक टीम बनाई है और मैक्सिमम मैं तो अपना ही फ़ोन मैक्सिमम दे रहा हूँ, बच्चों को किसी तरह से असुविधा ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नोडल भी बना रखा हूँ, मैं उनका भी जो है फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बहुत जल्दी करने वाला हूँ, करके सबको जो किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सबको मैं बच्चों से भी या इवन अपने जितने भी हमारे फैकल्टी है उससे भी मैंने बोला है कि आप हेल्दी तरीके से काम कीजिए, पेशेंट के प्रति जिम्मेदार बनिए, उसके प्रति समर्पित रहिए। मैं आपके लिए समर्पित हूँ, हर समय 24 घंटा मैं आपके लिए समर्पित हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।